हाय एवरीवन। मुझे हिस्ट्री में शुरू से इंटरेस्ट रहा है, बट सैडली जो हिस्ट्री हमें टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाती है, इट इज जस्ट अ माइन्यूट पार्टिकल ऑफ द रियल एंड अनफिल्टर्ड वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जो कि हर भारतीय में एकदम से पैट्रियोटिज्म जगा देता है और कई फ्रीडम फाइटर्स और इंडिविजुअल्स के बारे में हमें एडुकेट करता है। और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के 3 अहम पिलर्स है: खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1919, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। पर इन की इवेंट्स और रैदर फेजेस के बारे में असली सच हमें हमारी टेक्स्ट बुक्स में अनफॉर्चुनेटली देखने को नहीं मिलता। सो लेट अस ब्रेक डाउन द रियलिटी ऑफ खिलाफत मूवमेंट टुडे। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दे ताकि आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना करें। इंडियन टेक्स्ट बुक्स में खिलाफत मूवमेंट को पहले पैन इंडियन एजुटेशन मूवमेंट की तरह दर्शाया गया है, जिसमें हिंदूज और मुस्लिम साथ में ब्रिटिशर्स के और कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट लड़े। और इसे नेचुरली ऐसे परसीव किया जाता है कि खिलाफत यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। पर चलिए पर्दे के पीछे की कहानी जानते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद इस्लाम का परचम संभालने वाले हुए कैलिफ और इस्लाम की गोल्डन एज में राशिदुल उम्मयद और अब्बासिद कैलिफेट्स की बदौलत इस्लामिक रूल मोरक्को से भारत के वेस्टर्न बॉर्डर तक फैल गया। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही इस्लामिक रूल अलग अलग किंगडम्स में बट गया और कैलिफ की पोजीशन कंपैरेटिवली वीक हो गई। भारत के मुगल एम्परर्स अपने आप को इंडिया का कैलिफ कहते थे, लेकिन असल में कैलिफ का टाइटल था ओटोमन सुल्तान के पास, जिसकी हुकूमत सेंट्रल वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप के कुछ पार्ट्स में भी थी। और इसी के साथ इस्लामिक साइट्स जैसे मक्का, मदीना और जेरूसलेम की जिम्मेदारी भी ओटोमन सुल्तान की ही थी। इस्लामिक वर्ल्ड में नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स बढ़ रहे थे, लेकिन इंडिया में इतने सालों की हुकूमत के बावजूद मुस्लिम पॉपुलेशन भारतीय लोगों का एक छोटा हिस्सा ही थी। और इसका कारण था महाराणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जैसे अनेक लीडर्स जिनके बारे में शायद हम जानते तक नहीं। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद मराठा का हिंदवी स्वराज्य या हिंदू सेल्फ रूल बड़ी तेजी से पूर्व के अट्टक से पश्चिम के कटक तक और दक्षिण में तंजौर तक फैल गया। फिर 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर इंडिया कॉलोनलाइज हो गया। लेकिन हिंदुओं में हिंदवी स्वराज्य का सपना अभी जिंदा था, जवान था। लेकिन दूसरी ओर मुगल एम्पायर के गिरते ही भारतीय मुसलमानों की डिपेंडेंस ओटोमन सुल्तान पे ज्यादा हो गई और इनका डर था कि सालों से जो भारत पे रूल कर रहे थे, अब कहीं उन पे हिंदुओं का रूल न चलने लग जाए। हालांकि कहीं न कहीं कुछ लोगों को ये भी लगता था कि किसी दिन ब्रिटिशर्स चले जाएंगे and they will be restored to power। सुल्तान अब्दुल हामिद सेकंड ने ओटोमन एम्पायर को कायम रखने के लिए कैलिफेट यानी खिलाफत का आइडिया प्रोपोगेट किया, ताकि ओटोमन हुकूमत यूरोपियन अग्रेशन या डिसमेंबरमेंट से बची रहे। इसके लिए उसने जमालुद्दीन अफगानी को भारत भेजा, मुस्लिम उमराव यानी नोबल्स और उलेमा यानी क्लेरिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जिन्होंने फिर मुस्लिम मासेस तक ये आइडिया पहुंचा दिया। हालांकि एक फैक्ट ये है कि अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स वर कन्वर्टेड टू द रिलीजन। हकीकत ये भी थी कि मुस्लिमों ने बड़े धीरे धीरे सोशल रिफॉर्म्स को, इंग्लिश लैंग्वेज को, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच में सोशल गैप और भी बढ़ता जा रहा था। हिंदूज ऊपर उठ रहे थे और धीरे धीरे ये सिचुएशन इतनी बढ़ गई कि 2 नेशन थ्योरी अराइज होने लगी। 1885 में फिर फॉर्म हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कहने के लिए इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी, बट मेजॉरिटी उसमें हिंदूज थे। फिर 1905 में ब्रिटिशर्स ने आग में घी डाल दिया और हुआ बंगाल का दर्दनाक पार्टीशन, जिससे हालात और बिगड़ गए। 1906 में स्टैब्लिश हुआ मुस्लिम लीग, भारत में मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। फिर 1916 में INC अंडर द लीडरशिप ऑफ लोकमान्य तिलक एंड मुस्लिम लीग अंडर द लीडरशिप ऑफ बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना लखनऊ पैक्ट साइन हुआ और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का यहाँ एक तरीके से दिखावा किया गया। लखनऊ पैक्ट के तहत मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को ऑटोनॉमी के इशू पे सपोर्ट करने की हामी भर दी थी, पर कंडीशन ये थी 1/3 रिप्रेजेंटेशन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में मुस्लिम्स को दिया जाएगा, पंजाब और बंगाल को छोड़ के। बट अगेन 1914 में शुरू हो चुका था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जिसमें ओटोमन एम्पायर ने सेंट्रल पावर्स यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी को ज्वाइन कर लिया था, और दूसरी साइड थे अलाइड पावर्स जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस भी शामिल थे। ड्यू टू हैवी सेटबैक्स
ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि इंडियन सोल्जर्स को वॉर के लिए मोबिलाइज किया जाए और उन्हें युद्ध में उतारा जाए। अब मुद्दा ये था कि भारतीय लोग युद्ध में ब्रिटिश की साइड से लड़ें क्यों? तो कांग्रेस ने ये सोच के हामी भर दी कि युद्ध के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, और मुस्लिम लीग ने ये सोच के हामी भर दी कि ब्रिटिश ने ओटोमन एम्पायर, जहां इंडियन मुस्लिम के रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे, उसके लिए ब्रिटिश ने एक कॉन्सिलिएटरी अप्रोच दिखाई थी। प्रिंसली स्टेट्स ने भी धीरे धीरे इंडियन सोल्जर्स को वॉर में भेजने के लिए सपोर्ट किया और 10 लाख से भी ज्यादा इंडियन सोल्जर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 4 लाख से ज्यादा मुस्लिम्स थे। अलाइड पावर्स वॉर जीत गई, पर ब्रिटेन डिडंट डू एज दे प्रॉमिस्ड, और ब्रिटेन और फ्रांस ने डिसाइड किया कि ओटोमन एम्पायर का पार्टीशन कर दिया जाए। जब ये सब चल रहा था, मुस्तफा केमल पाशा के कैंपेन्स की वजह से प्रेजेंट डे टर्की का पार्टीशन या डिसमेंबरमेंट रुक गया और वहाँ एक पावरलेस सुल्तान को इम्पोज कर दिया गया। जैसे ही 1918 में ही पूरी बात भारतीय मुसलमानों को समझ आने लगी, खिलाफत मूवमेंट के बीज यहाँ बोने शुरू हो गए थे। ब्रिटिशर्स की बॉयकॉटिंग शुरू हो गई और नवंबर 22 से 24 1919 के बीच पहली खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, जिसके बाद खिलाफत के इशू पे सोल्यूशन निकालने के लिए एक डेलीगेशन को इंग्लैंड भेजा गया। लेकिन यहाँ महात्मा गांधी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिव हो गए थे और उन्होंने हिंदू मुस्लिम जॉइंट कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलवाई, जिसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि खिलाफत के मुद्दे पे हिंदूज मुस्लिम्स के साथ यूनाइटेड खड़े हैं, क्योंकि ये मुद्दा सही है। और फिर कांग्रेस की इंडिपेंडेंस की एक्सपेक्टेशन भी वॉर के बाद पूरी नहीं ही हुई थी। गांधी जी के अकॉर्डिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक प्री कंडीशन थी स्वराज्य के लिए। इस सब के रिस्पॉन्स में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट निकाला, जिसके थ्रू वॉर टाइम इमरजेंसी मेजर्स जैसे डिटेंशन, अरेस्ट वगैरह को एक्सटेंड कर दिया गया। और फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला मैसेकर हुआ, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे प्रोटेस्टर्स पे इनडिस्क्रिमिनेटली गोलीबारी शुरू कर दी और न जाने कितने भारतीयों ने वहां अपनी जान गंवा दी। नेशन आउटरेज्ड। अब यहाँ कांग्रेस बड़ा कंफ्यूजिंग, रादर हिपोक्रिटिकल गेम खेल रही है।